हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन के प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। एरोमेटिक NSR या इसी को शॉर्ट में AR SN2 या SN2AR लिखते हैं। इसका पूरा नाम होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई जब बेंजीन के रिंग से क्लोरीन जोड़ते हैं तो उसे क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। वाई क्लोरोबेंजीन आर नॉट गिव ArSN2 रिएक्शन। सबसे पहले आज हम लोग अपने बात यानी अपने टॉपिक का स्टार्ट इस बात को लेकर करेंगे, आखिर क्या वो रीजन है जिसे क्लोरोबेंजीन ArSN2 रिएक्शन नहीं देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये है क्लोरोबेंजीन, इसके सामने है यहां पे न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को नहीं देगा, नो रिएक्शन। ये इस रिएक्शन को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा इसके बारे में बात करेंगे। इतना क्लियर हो गया कि क्लोरोबेंजीन ArSN2 रिएक्शन नहीं देता। SN2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और AR का मतलब एरोमेटिक। आगे चलते हैं। अब पहला बात होगा यहाँ पे रीजन क्या है कि ये नहीं देता। तो इसमें पहला जो होगा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट ये है क्लोरोबेंजीन, इसके साथ में जुड़ा है Cl, यानी बेंजीन के साथ में जुड़ा है Cl। क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर 3-3 होते हैं। ये लोन पेयर, जब ये लोन पेयर यहां आएगा तो ये बॉन्ड इधर कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट होने का मतलब ये कुछ ऐसा शो होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड, और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया यहां पे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि यहां पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेटा, तो इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये बॉन्ड आसानी से टूट नहीं सकता। यानी दीज बॉन्ड आर नॉट इजिली ब्रेक और सब्स्टिट्यूट। ये बॉन्ड ना ही आसानी से टूट सकता है, ना ही आसानी से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो पहला रीजन ये हो गया रेजोनेंस इफेक्ट, जिसके कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए क्लोरोबेंजीन ArSN2 रिएक्शन को नहीं देता है। अब इसके दूसरे रीजन की बात करते हैं, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस, ये है CH3Cl और ये है क्लोरोबेंजीन।
इस कार्बन का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। अब sp3 कार्बन अगर कोई है, अगर कोई कार्बन sp3 है और कोई कार्बन sp2 है, तो कौन सा कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2 कार्बन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इस वाले बॉन्ड को आसानी से टूटने नहीं देगा, क्लोरीन को अपनी तरफ खींच करके रखेगा, क्लोरीन इधर खींचा रहेगा, तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं ब्रेक हो सकता। लेकिन जो sp3 कार्बन होता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा। तो इसके कारण जो ये हेलो एल्केन थे वो SN1 और SN2 रिएक्शन देते थे, जबकि क्लोरोबेंजीन इस काम को नहीं किया करता है। ये दूसरा रीजन। अब इसके तीसरे रीजन की बात करते हैं, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन, जो फिनाइल कैटायन बनेगा उसके इंस्टेबिलिटी की बात करेंगे। कैसे बनेगा, ये बेंजीन, इसके ऊपर क्लोरीन जुड़ा है, इस बॉन्ड को जब इस पे ब्रेक कर देंगे तो Cl- निकलेगा, तो कुछ इस टाइप्स का स्ट्रक्चर यहां पे फॉर्म हो जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज sp2 कार्बन पे है, और sp2 कार्बन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जिसके कारण ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं फिनाइल कैटायन। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो वो तो बौखला जाएगा, पागल हो जाएगा। तो यही रीजन है। आगे चलते हैं। दूसरा, चौथा पॉसिबल रीजन की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन। between incoming nucleophile and इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या बेंजीन लिख देते हैं, बेंजीन रिंग। अब यहां पे क्या बताया गया, चौथा रीजन है बिकॉज पॉसिबल रिपल्सन होता है। क्यों होगा, क्योंकि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, और बेंजीन रिंग जो होगा उनके बीच में रिपल्सन होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग में 3-3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो बेंजीन क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया बेटा। ये बात ध्यान देना। आज तक तो हम लोग यही सोचते थे कि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है, इसी में कंफ्यूजन बना रहा। लेकिन आज वो भी क्लियर हो गया कि बेंजीन भी खुद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तुम इतना दिमाग में बैठाओ कि जहां, नोट में एक हमारे तरफ से बात ले ही लो, जहां डबल बॉन्ड होता है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। जैसे एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, जैसे एल्कीन एंड एल्काइन, ये जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्यों न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि इनके पास पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे एक एल्कीन लिखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
एल्काइन लिखा जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। यहां पर भी क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल समझे कि नहीं समझे, देखो ये रीजन था। तो यहां पर अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो क्लोरोबेंजीन होता है वो AR-SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देता है। पहला रीजन होता है रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तीसरा होता है फिनाइल कैटायन के इनस्टेबिलिटी के कारण। और चौथा रीजन था कि यहाँ पर जो पॉसिबल जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बेंजीन होता है, उनमें रिपल्सन के कारण। अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर, जिसे बोलते हैं डाउस प्रोसेस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से क्या करते हैं, फिनॉल बनाते हैं। डाउस प्रोसेस से बेटा फिनॉल को डेवलप करते हैं। अब फिनॉल कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको जरा समझते हैं। पहला, जैसे यहां पर तुम समझो कि क्लोरोबेंजीन दिया है, ये क्लोरोबेंजीन दिया है। अब क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, किसके थ्रू ट्रीट करेंगे, NaOH के साथ में। टेम्परेचर 623 केल्विन का होगा और 300 ATM का क्या होगा, प्रेशर होगा। और सेकेंड बार में क्या करेंगे, इसका H+ के साथ यानी एसिडिक मीडिया में वर्कअप करा देंगे। जब एसिडिक मीडिया में वर्कअप करा देंगे तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा फिनॉल। दिस इज फिनॉल। जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ता है ना तो उसे फिनॉल कहते हैं, और जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट Cl जुड़ता है तो उसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग डाउस प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, ये कैसे बना होगा जरा ध्यान से समझना। ये मैकेनिज्म नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं तुम लोगों को। देखो, सबसे पहले यहां पे क्लोरोबेंजीन दिया था, इसी में समझा देते हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं बार बार। ये क्लोरोबेंजीन है, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते हैं। यहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल, अब ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो कुछ ऐसा से होगा, यहां पे OH, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अगेन आएगा NaOH, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब क्या होगा, ये Na के साथ में चला जाएगा तो यहां पे बनेगा ONa। अब इसका क्या करेंगे, एसिडिक मीडिया में वर्कअप करा देंगे। जब इसका एसिडिक मीडिया में वर्कअप करा देंगे H+ के साथ तो क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनॉल। और इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस एक समझाने का टेक्निक है कि मतलब देखो इस तरीके से ऐसे बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग डाउस प्रोसेस कहते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा, इफ नाइट्रो ग्रुप is present on ortho और पैरा पोजीशन। यदि नाइट्रो ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन में प्रेजेंट होगा तब क्या करेंगे, तो ये है बेंजीन रिंग, यहां पे क्लोरीन, पैरा पोजीशन पे क्या है, NO2 है।
सेम कंडीशन होगा, NaOH, बस टेम्परेचर क्या हो जाएगा इस बार, कम हो जाएगा और बाकी सेम कंडीशन रहेगा। लेकिन इस प्रोसेस को डाउस प्रोसेस नहीं बोलते हैं, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, तो बस तुमको इतना सा काम करना है बेटा, पूरा सेम बना देना, सब सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। बस फर्क क्या आएगा, जैसे ही तुम देखना कि आर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हो, बस तुमको कुछ करना नहीं है, बस इतना करना, इस Cl को हटा करके OH लगा देना। बस Cl हटाओ, OH लगाओ, यही फंडा अपना लेना। लेकिन जब मेटा पर जुड़ा रहे तब ऐसा मत करना, जब मेटा पर जुड़ा रहे तब ऐसा मत करना, वहां पर दूसरा इफेक्ट लगेगा, मैं अलग से बताऊंगा। जैसे इसका प्रोडक्ट बताना क्या बनेगा, NO2 Cl, NaOH, इस बार टेम्परेचर रहेगा 368 केल्विन का, और ज्यादा टेम्परेचर कम हो गया, H+। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना देंगे, कुछ नहीं करना है, Cl हटाओ, OH लगाओ, बस Cl हटाओ, OH लगाओ। अगर मान लो इस बार दो आर्थो पे, एक पैरा पे NO2 और यहां पे ऐसे लगा हो, तो इसको क्या करेंगे, केवल वार्म करेंगे, गर्म कर देंगे रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम करना है तुमको, NO2 अपने जगह रहेगा, बस Cl हटाओ, OH लगाओ, मतलब Cl को हटा करके OH को लगा देना है, Cl हटा के OH लगा देंगे, ये करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे तुम लोग गौर कर रहे होंगे कि डाउस प्रोसेस में तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, लेकिन ये डाउस प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर यहाँ पे कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि ये जो NO2 जुड़ा है ना, ये NO2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का काम करता है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, तो जिसके थ्रू क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और NO2 लगा देंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। अच्छा, इस कंपाउंड यहां पर आगे ये वाले रिएक्शन में, ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो कभी अगर क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड बनाने के लिए आए तो इसी मेथड का यूज कर देना, बन जाएगा। वैसे तो बनाने के बहुत सारे टेक्निक है। अब चलो एक मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म ध्यान से समझना, किसका मैकेनिज्म समझेंगे, ArSN2 का। देखो ArSN2 क्लोरोबेंजीन नहीं देता, लेकिन अगर NO2 ग्रुप जुड़ा रहेगा तब वो देगा, ये बात दिमाग में बैठा लेना। अब ऐसा नहीं कि सर आपने पीछे बताया था कि क्लोरोबेंजीन तो देता नहीं, यहाँ पर कैसे देने लगा, तो देखो रीजन सामने है, यहाँ पर NO2 भी अटैच्ड है और मैंने केवल क्लोरोबेंजीन के बारे में बताया था। अब ध्यान से देखना क्या कहते हैं यहाँ पे, ये है बेंजीन रिंग, ऐसे बना लेंगे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, 3 पाई बॉन्ड हो गया। यहां पर जुड़ा है Cl और यहां पे जुड़ा है NO2। अब देखना ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, यहां पर कोई है न्यूक्लियोफाइल, यहां पर कोई है न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो तुम क्या सोच रहे थे कि ये वाला बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, ऐसा कभी मत सोचना, ये गलत है। अब ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा। अब क्यों शिफ्ट होगा, सिंगल बॉन्ड इज वीक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वीकर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड आर वीकर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड।
एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड एंड इजिली ब्रेक, और आसानी से टूट जाता है। तो क्या फॉर्म होगा? ये बेंजीनियरिंग हो जाएगा इसे। इधर वाला बॉन्ड तो ऐसा ही है, इस वाले कार्बन पे आएगा नेगेटिव, और ये Cl तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, यहां पर OH भी जुड़ जाएगा, और यहाँ पे NO2 जुड़ा रहेगा। अब जरा समझता है, यहाँ पे समझना ठीक से। ये जो स्टेप होगा ये स्लो स्टेप होगा, यहां से यहां बनने वाला जो प्रोसेस होगा स्लो होगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही रेट को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा। आगे देखना, ये जो फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी SN2AR, SN2 में क्या होता है? इंटरमीडिएट कार्बेनायन फॉर्म होता है, कार्बेनायन आर फॉर्म्ड। लेकिन वहां पर जब हम लोग हेलो एल्केन में SN2 रिएक्शन पढ़े थे तो वहां पर किसी भी टाइप्स का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ था, वहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अब क्या होगा जरा ठीक से देखेंगे। अब ये वापस से यहां पर आएगा और यहां से अब ये एज ए लिविंग ग्रुप के जैसा बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर कुछ इस टाइप का कंपाउंड शो होगा। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ जाएगा? OH, यहां पर जुड़ा रहेगा NO2, और ये जो स्टेप होगा क्या होगा? वेरी फास्ट स्टेप होगा, मतलब तेजी से होगा। ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। अब आगे चलते हैं। अब मान लो न्यूक्लियोफाइल को कहां पे लगाते हैं? अब इस बार NO2 को लगाते हैं आर्थो पोजीशन पे, तो ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ये आर्थो पे ऐसे जुड़ा रहेगा, यहां पर ऐसे क्लोरीन होगा। अब सामने से फिर से क्या आएगा? OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। जब OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आएगा तो तुम इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक मत करना, इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे और ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो कुछ ऐसा फॉर्म होगा। NO2 नेगेटिव Cl बॉन्ड बॉन्ड, ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल भी होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बगल में ही जुड़ा है। अब आगे क्या होगा? आगे कुछ यूं होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ वापस से आ जाएगा और यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा, यहाँ पर OH भी तो जुड़ा होगा ना, तो कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। बॉन्ड OH NO2। इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इस वाले कंपाउंड का नाम था पैरा नाइट्रोफिनॉल। आगे चलते, तो यही रीजन है, यहां पर फॉर्म होगा कार्बेनायन। अब समझ में आया? अगर मान लो तुम NO2 को मेटा पर लगाते तो क्या होता? देखो जरा समझते हैं। Cl NO2 यहां पे लग गया, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा सामने से, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो ये तुम इस पे नहीं तोड़ सकते, गलत हो जाएगा, इसको तुमको इस कार्बन पे तोड़ना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से शो होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ Cl
OH, इस पे नेगेटिव। अब देखो इस बार नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, जहां पे नेगेटिव चार्ज है इस बार वहां पे तो ये NO2 ग्रुप है ही नहीं, तो ये क्या होगा, उतना स्टेबल नहीं होगा। अगर मान लो इस बॉन्ड को यहां पर भी शिफ्ट करें तो कुछ इस तरीके से शो होगा, ClOH, और यहां पर क्या है, NO2 है, और नेगेटिव चार्ज वापस से यहां आ गया, तो यानी इसलिए ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए जब NO2 मेटा में जुड़ा होगा तब ये रिएक्शन नहीं होगा इस तरीके से, क्यों, ये लेस स्टेबल होता है। अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 के बगल में होता तब वो मोर स्टेबल होता, तो जिससे कारण ये यहाँ पे लेस स्टेबल हो गया है। तो एक बात नोट में लिख लेंगे, मैंने कई बार बताया, फिर से बता देता हूं, मेटा पर M इफेक्ट काम नहीं करता है। मेटा पर M इफेक्ट काम नहीं करता है। आगे चलते हैं। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। दूसरा बात, कार्बन आयन इसमें फॉर्म होता है, कार्बेनायन आर फॉर्म्ड। ये किसके बारे में है, ArSN2 के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किस पे डिपेंड करेगा, PHCl पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। तो इनका ऑर्डर क्या बनेगा, इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी भी इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चौथा बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ NO2 ग्रुप के। NO2 ग्रुप का नंबर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन किस पोजीशन पे होगा ज्यादा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, इस पे ज्यादा होना चाहिए। पांचवा बात, और एक बात और यहाँ पे एक नोट कर लिख देते हैं पहले, तब पांचवा बात को मेंशन करते हैं। इफ नंबर ऑफ NO2 ग्रुप, नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स आर सेम, जब NO2 ग्रुप का नंबर सेम होगा तो उसके केस में क्या बात करेंगे, ऑर्थो को प्रेफरेंस दे देंगे पैरा के कंपेयर में। ठीक है, अब हम लोग पांचवा बात की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट, रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है ArF का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ArCl, ArCl का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ArBr, ArBr का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ARI। यहां देखो ऑर्डर पलट गया। जैसे तुम लोग सोचोगे कि जब SN2 रिएक्शन पढ़ाया गया था या SN1, तो उसमें बताया गया था कि जो हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा जितना तेजी से टूटेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं हुआ, ऑर्डर पलट गया। क्यों हुआ उसको जरा समझो। जब नेगेटिव चार्ज इस पे आता है तो यहाँ पर OH जुड़ा होगा, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा होगा।
जैसे अभी मैंने मैकेनिज्म बताया था उसके अकॉर्डिंग एक और बना लेते हैं। नेगेटिव चार्ज बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देते हैं, यहाँ पर OH लगा देते हैं। मैं ये वाला बना रहा हूँ, दिखा देता हूँ कौन सा बना रहा हूँ। ये वाला हम लोग बना रहे हैं, बस क्लोरीन के जगह बस नंबर चेंज हो रहे हैं, जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब चेंज होंगे, ग्रुप्स बदलते जाएंगे। एक बार क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं, यहाँ पर OH लगा देते हैं, और एक बार आयोडीन OH, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा जरा समझेंगे। यहां पर हैलोजन का -I इफेक्ट काम करेगा, और सबसे ज्यादा -I इफेक्ट जो होता है वो फ्लोरीन का होता है क्लोरीन के कंपेयर में, और क्लोरीन का ज्यादा होता है ब्रोमीन के कंपेयर में, ब्रोमीन का ज्यादा होता है आयोडीन के कंपेयर में। तो यहाँ पर तो बॉन्ड टूटने वाली बात ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप जो है ये कब निकलता था, इंटरमीडिएट में निकलता था, सेकेंड स्टेप में निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। पहले स्टेप में तो इसका कोई लेना देना है नहीं, और जब पहले स्टेप में कोई लेना देना है नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। क्यों, फ्लोरीन यहाँ पे लगाएगा अपना -I इफेक्ट और इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर इसका क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये होता है, क्योंकि -I इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा -I इफेक्ट फ्लोरीन का होता है, क्लोरीन का कम होता है, ब्रोमीन का कम होता है, और आयोडीन का क्या होता है, एकदम कम होता है। तो यानी क्यों ऐसा हो गया, RDS जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन पर, कार्बन आयन पर। कार्बन आयन जितना स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन RDS पे उसी पर डिपेंड करेगा। अब आगे का कहानी हम लोग क्या करेंगे, कल वाले लेक्चर में बात करेंगे। ये हो गया आधा, अभी ये अभी प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ये प्रॉपर्टी और बचा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कल आगे बात करेंगे। इतना तब तक आप लोग लिखिए, नोट्स बनाइए। बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात है, मैं आज जाते जाते आपको बोल देता हूँ। थैंक यू। यहाँ तक आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए।